Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज में हम वापस आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज दोनों ही साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। ओके, तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर आते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन से जुड़ी हुई जो बातें की थी और डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स शुरू करने से पहले हम जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराते हैं। हमने प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हालांकि हमने बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये दो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हालांकि उनकी इंपॉर्टेंस होती है पर डीएनए सिंथेसिस में इतने वो इंपॉर्टेंस नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था डीएनए पॉलीमरेज जो 3 होता है वो मेन एंजाइम होता है जो कि डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो क्या करता है, वो प्राइमर को हटाकर वहां पे डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, डीएनटीपीज लगाता है। ठीक है, तो वो प्राइमर हटाता है। तो ये बात मैंने कही थी। इसके अलावा जो डीएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होते हैं जैसे कभी कोई गलत नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है, हालांकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो उसे सही कर देता है अपनी प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। बट इन केस अगर उससे भी कहीं पे इसको सही करने में चूक हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो बेस एक्ससीजन रिपेयर का काम करता है, मतलब बेस जो है अगर गलत लग गया तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 बचते हैं तो ये कब काम होते हैं, इनका कब काम होता है, ये बेसिकली एसओएस रिपेयर सिस्टम में आते हैं। मतलब कि जब डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 2 ये सब फेल हो जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तब डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 4 जो है ये जाकर डीएनटीपीज को जोड़ते हैं, डीएनए सिंथेसिस कराते हैं, बट इनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने डीएनए पॉलीमरेज पढ़े थे प्रोकैरियोट्स में। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ये काफी ज्यादा है नंबर में। ठीक है, और सबकी जो एक्टिविटी है वो अलग अलग है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो कि यूकैरियोट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हम पढ़ते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा, बीटा। ओके, तो हमने क्या कहा कि ये हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे वो इस तरह से हैं। ठीक है, ये काफी सारे हैं पर सारे याद करने भी जरूरी नहीं है। तो जैसे कि जो पॉलीमरेज अल्फा है, ठीक है, ये पॉलीमरेज अल्फा जो है डीएनए पॉलीमरेज ये प्राइमेज का काम करता है। ओके, जैसे हमने प्रोकैरियोट से पढ़ा था डीएनए प्राइमेज जो कि डीएनए जी हम कह रहे थे वहां पे, तो ये भी प्राइमेज का काम करता है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये प्राइमेज का काम करता है। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए प्राइमर बनाता है जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए सिंथेसिस कराता है वो वहां से क्या करे, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू करे। ठीक है, जो बीटा है इसका काम क्या होता है, तो यहाँ बीटा का काम जो होता है ये भी बेस एक्ससीजन रिपेयर का काम करता है, बेस एक्ससीजन रिपेयर। ओके, बेस एक्ससीजन रिपेयर इन द सेंस कि जब डीएनए सिंथेसिस होती है और जो मेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो सिंथेसिस करा रहा होता है वो भी प्रूफ रीडिंग करके इस मतलब अगर कहीं गलत जुड़ गया है नाइट्रोजन बेस तो उसको रिपेयर करता है, लेकिन अगर उससे भी कहीं चूक हो जाती है तो जो पॉलीमरेज बीटा आता है वो उसको सही करता है। तो ये है बेस एक्ससीजन रिपेयर। जो ये आपका ये क्या है,
गामा। तो जो ये गामा है, गामा क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल, या हम कह दें कि हम इसे कह दें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन कराता है। तो जो गामा है, डीएनए पॉलीमरेज गामा, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन कराता है। जैसे क्यों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब, देखें माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो होता है डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो गामा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन जो होते हैं, जहाँ पे जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें जब रेप्लिकेशन होता है तो वो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर अगर हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा यानी बाहर की तरफ है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। तो ये हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन करा रहा है। अब मेन जो एंजाइम होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन कराते हैं, वो होते हैं दिस डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। डेल्टा और एप्सिलॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियर रेप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रेप्लिकेशन कराते हैं, जिसमें कि जो ये आपका डेल्टा होता है ये क्या करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन कराता है, और जो एप्सिलॉन होगा ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराएगा। हम ये कहते हैं कि हाँ, अगर हम इजी वर्ड में कहें तो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है, जो ये आपका एप्सिलॉन होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं आपके थीटा, सिग्मा, म्यू, योटा, आयोटा और जीटा, ये सब जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये एसओएस रिपेयर या टीएलएस सिस्टम में ये वर्क करते हैं, ठीक है। टीएलएस या एसओएस मतलब कि जो ये एप्सिलॉन के नीचे ये जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं, ये सब जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी केसेस में ये रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन इन द सेंस कि डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हमने देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा होता है वो प्राइमरेज एक्टिविटी करता है, बीटा वाला जो होता है बेस एक्सीजन रिपेयर का काम करता है, ठीक है। गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन या कह दे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन कराता है। डेल्टा और एप्सिलॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियर रेप्लिकेशन कराते हैं, और जिसमें कि जो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराता है। इसके बाद बाकी जितने भी बचते हैं वो एसओएस सिस्टम या टीएलएस सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये होप्स आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हमने आपसे बताया था कि एक ORIC साइट होती है, यानी ओरिजिन साइट होती है। ओरिजिन साइट पे आके इनिशिएटर आके बैठता है, जैसे डीएनए ए कह रहे थे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है वैसे ही यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी होता है, पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेलिकेज की लोडिंग कैसे होती है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में मैंने आपसे कहा था जो ओरिजिन साइट होती है वो सिंगल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था जो ओरिजिन साइट होती है वो मल्टीपल होती है, मल्टीपल ओरिजिन साइट होती है, ठीक है। ओरिजिन साइट क्या होती है, जो कि 80 रिच रीजन्स होते हैं, तो मल्टीपल ओरिजिन साइट होती है, ठीक। ओरिजिन, इसमें मल्टीपल ओरिजिन साइट होती है, बट क्या ऐसा होता है कि जितनी भी ओरिजिन साइट है वो एक साथ काम कर रही हो, एक साथ वहां पे रेप्लिकेशन शुरू हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह पे एक साथ शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, all origin site are not utilized for replication initiation, ओके। तो मल्टीपल इनमें पैसिवली रेप्लिकेशन, मतलब पैसिवली रेप्लिकेशन होता है, तो सारी साइड एक साथ नहीं शुरू होती हैं, ये चीज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हेलिकेज लोडिंग कैसे होती है,
मतलब स्टार्ट कैसे होता है। तो क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि अब आगे इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं रब करती हूँ और देखें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे इसे आप बनाते चलें, और मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे बना रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताती चलूंगी, और लास्ट में उसको हम रिपीट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, फाइन, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। इस डीएनए स्ट्रैंड पर ये जो एरिया है, ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन वाला एरिया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला एरिया है, ठीक है, जो कि 80 रिच रीजन्स होते हैं। और ये हम एक साइट की बात कर रहे हैं, मल्टीपल है तो किसी एक रैंडम साइट की बात कर रहे हैं, रैंडम ओरिजिन साइट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी ओरिजिन साइट है, ठीक है। अब इस मैंने जैसे प्रोकैरियोट से बताया था आपको कि एक क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में क्या आती है, डीएनए, ठीक है, वो इनिशिएटर प्रोटीन थी जो आगे कहाँ बैठ रही थी, ओरिजिन साइट पे आके बाइंड हो रही थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे यूकैरियोटिक केस में क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ORC1 to 6, ठीक है। ये एक प्रोटीन होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ORC प्रोटीन है, जो कि 6 सब यूनिट्स की होती है। ये क्या है, ये एक इनिशिएटर का काम करती है, इनिशिएटर, ठीक। तो ये एक इनिशिएटर है, ORC जो है वो एक इनिशिएटर है। अब ये ORC जो है, जैसे मैंने बताया, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करेगी और वहां पे आके बैठ जाएगी। तो ये क्या करेगी, ORC ये ओरिजिन साइट पे आके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी। तो ये ले, ये हमने इसको यहाँ पे ये मान ले हमारा ORC था, और ये आके ओरिजिन साइट पे आके बैठ गई। अब जो ORC है ये अपने साथ ये ATP डिपेंडेंट मैनर में काम करती है, तो इसके पास एक ATP भी अटैच होता है। क्या अटैच होता है, ATP, ठीक है, ATP भी अटैच होता है। अब क्या हुआ, अब ओरिजिन आके यहाँ बैठ गई। अब क्या है, अब यहाँ से क्या ये मेल्टिंग कराएगा, ठीक है। मेल्टिंग जब कराएगा तो मेल्टिंग के बाद मतलब जब ये रेप्लिकेशन जो नाइट्रोजन बेसिस है, इनिशिएटर प्रोटीन क्या करता है, जो ओरिजिन साइट पे जो 80 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें क्या करता है, मेल्टिंग कराता है और उनको ओपन करता है, ठीक है। ओपन करने के बाद SSB प्रोटीन वगैरह आके जुड़ती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें चाहिए होता है हेलिकेज। अब हेलिकेज लाने के लिए लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था हेलिकेज लोडर होता है। तो यूकैरियोट्स में लाइसेंसिंग फैक्टर्स होते हैं जो हेलिकेज लोडर का काम करते हैं। अब लाइसेंसिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो CDC6 और CDT1, ये दोनों क्या होते हैं, ये हेलिकेज लाइसेंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक। ये हेलिकेज लाइसेंसिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अब ये जो है, ये हेलिकेज को लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो देखें। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये CDC6 है, ठीक, जो ये CDC6 है, दिस CDC6, ये आके ये भी, इसके पास भी क्या होता है, एक ATP जुड़ा होता है, ATP जुड़ा होता है, ठीक है। CDC6 के पास भी एक ATP जुड़ा होता है, ये CDC6 है, इसके पास भी एक ATP जुड़ा है, ठीक। तो ये आता है और ओरिजिन साइट पर ये ORC के पास जाके, ये ORC पे जाके ये बाइंड कर जाता है, ठीक है, ORC के ऊपर जाके ये बाइंड कर जाता है। तो फिर से अपना, तो ये DNA था और ये उसकी ओरिजिन साइट थी, ठीक, ये ओरिजिन साइट थी, और ये ओरिजिन साइट के ऊपर ORC आके बैठा था, ये ORC आके बैठा, ORC के पास एक ATP था, ठीक। अब जब CDC6 आया
तो CDC6 जो था वो जाके इस ORC से बाइंड कर गया, ठीक, ये ORC से बाइंड कर गया और इस CDC6 के पास भी एक ATP है। अब CDC6 क्यों आया, इसके आगे की स्टोरी ये बताती हूँ। CDC6 इसलिए आया क्योंकि फिर CDC6 के बाद आता है CDT1, ठीक, CDT1 आता है। CDT1 जो होता है ये अपने साथ किसको लेके आता है, हेलिकेज को लेके आता है, ठीक, ये अपने साथ हेलिकेज को लेके आएगा, दिस इज हेलिकेज। अब यूकैरियोट्स में हम MCM 227 इसको ही हम हेलिकेज का नाम क्या होता है यूकैरियोट में, MCM 227। और प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था, DNA-C जो होता है वो क्या होता है, हेलिकेज होता है। और यूकैरियोट में MCM 227 मतलब ये इसकी सब यूनिट्स है, तो वो क्या है, हेलिकेज है। तो जो CDT1 होता है ये अपने साथ क्या लेके आता है, MCM 227 को लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि CDC6 पहले क्यों आया था, क्योंकि जो CDT1 है ये सिर्फ CDC6 को जानता है, ठीक है, इसको RIC साइट वाइट से कोई मतलब नहीं है, इसको CDC6 जो है ये सिर्फ इसी को पहचानता है, इसीलिए CDC6 पहले आया ताकि CDT1 आकर इस पे बाइंड कर जाए। और CDT1 क्यों, क्योंकि CDT1 जो है वो हेलिकेज यानी MCM को लेके आता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आगे ये आके इसे बाइंड करता है। पहले तो आप इतना नोट कर ले, फिर आगे मैं इसको रब करके फिर आगे बताती हूँ, ठीक है, मतलब तो आगे जगह नहीं है तो इतना आप नोट कर ले। मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज करती हूँ। देखें, ये एक रेप्लिकेटर DNA था, ठीक है, इस DNA पे एक साइट थी ओरिजिन साइट पर कौन आके बैठा, इनिशिएटर प्रोटीन आके बैठा। इनिशिएटर प्रोटीन कौन सा था, ORC126, ठीक है। ORC जो था वो इनिशिएटर प्रोटीन था और ORC का फुल नेम क्या है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ORC जो है ये ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करता है और वहां आके बैठ जाता है, उस पे आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। ORC के पास एक ATP होता है, ठीक। अब क्या होता है, ORC यहाँ आगे बैठ गया, अब हमें हेलिकेज को लाना है। हेलिकेज को लाने के लिए कुछ लाइसेंसिंग पार्टनर्स होते हैं जो हेलिकेज को यहाँ पे लाके लोड करते हैं। तो सबसे पहले CDC6 आता है और CDC6 के पास भी एक ATP प्रेजेंट होता है। अब ये CDC6 जो होता है ये ORC के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, CDT1 आता है। CDT1 जो है अपने साथ MCM 227 यानी हेलिकेज को लेके आता है। CDT1 जो है वो सिर्फ CDC6 को ही पहचानता है, इसीलिए CDC6 पहले आ गया ताकि CDT1 वहां पे आ पाए, ठीक। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, आई होप सो आपने इसको इतना चार्ट बना भी लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम इधर से, ठीक है, MCM जो CDT1 है यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा था कि CDC6 जो था वो जाके बैठ गया था ORC पे और उसके बाद जो था कि CDT1 जो है, दिस इज CDT1, ये है CDT1 और CDT1 अपने साथ में हेलिकेज यानी MCM 227 को लेके आता है, ठीक है। MCM 227 को लेके आता है, ये हेलिकेज है, ठीक, ये हेलिकेज है, दिस इज हेलिकेज, ठीक। अब ये CDT1 जो है ये जाएगा और ये क्या करेगा, ये DNA स्ट्रैंड था और इस DNA स्ट्रैंड पर ये ओरिजिन साइट थी और इसके ऊपर क्या हुआ था, इनिशिएटर यानी ORC आके बैठा था। ये ORC है, ORC के पास भी क्या थी, ATP थी, ठीक। अब ORC से क्या हुआ था कि CDC6 जो था ये CDC6 जो है ये भी अपनी ATP के साथ आके ORC पे बाइंड कर गया था। अब जो CDT1 है ये क्या करेगा, ये आएगा और इसकी ATP को मैं इधर बनाती हूँ,
इसको मैं इधर बनाती हूँ, ये एटीपी को यहाँ बनाती हूँ और ये क्या करेगा CDT1, ये चूंकि CDT1 है जो CDC6 को जानता है, तो ये यहाँ आके बाइंड कर जाएगा। ठीक, ये CDT1 है, ये यहाँ आके बाइंड कर जाएगा और अपने साथ किसको लेके आया है ये अपने साथ ही लेके आया है MCM को। MCM यानी कि MCM क्या होते हैं, MCM जो है हेलिकेज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि कितनी सारी चीजें बाइंड हो गई। ORC आके पहले बैठा था, ORC से CDC6 आके ज्वाइन हुआ, ठीक है, बाइंड हुआ, और फिर CDC6 पे CDT1 आके बाइंड हुआ, CDT1 अपने साथ MCM को लेके आया था, यानी हेलिकेज को लेके आया था। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ तक क्या हो गई, हेलिकेज की लोडिंग हो गई। ठीक, यानी कि हेलिकेज लोड हो गया। अब क्या होगा, अब इतनी सारी चीजें बाइंड होगी, अब हेलिकेज तो आ गया। तो जब हेलिकेज आ जाता है तो अब इस CDT1 और CDC6 की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो CDT1 और CDC6 ये दोनों ही हट जाते हैं। कैसे हटते हैं, हमने क्या देखा था, CDC6 के पास ATP था। जब CDT1 हेलिकेज को लेके आता है तो जो इसका ATP होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होने के बाद वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट होता है, CDC6 जो है वो ORC से क्या होता है, डिटैच हो जाता है, तो CDC6 हट जाता है। अब CDC6 हट गया मतलब इसके ये CDC6 जो है वो बाहर निकल गया और जिसका ATP था वो हाइड्रोलाइज होकर क्या बन गया, ADP। ठीक है, क्या बन गया, ADP। ठीक, अब जब CDC6 हट गया तो हमें तो पता ही था CDT1 जो था वो CDC6 को ही जानता था, तो अब जब CDC6 हट गया तो CDT1 भी हट जाएगा। ठीक है, तो CDT1 भी हट गया, दिस इज CDT1। ठीक, CDT1 हट गया, CDT1 हट जा, जैसे ही ये CDC6 और CDT1 हट गया तो क्या बचा, अब ओरिजिन साइड पे अभी हेलिकेज यहाँ पे आके लोड हो गया है। ठीक है, ये हेलिकेज आके लोड हो गया MCM। ठीक, MCM 227। ठीक, और हेलिकेज और फिर और क्या बचा है, और यहाँ पे ORC बचा है, ये ORC बचा है। ORC अभी भी ATP के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हेलिकेज लोड हो गया है और यहाँ पे अब DNA में क्या गया, हेलिकेज आ गया है। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि कुछ इस तरीके से, इसको और ज्यादा इलेबोरेट तरीके से अगर मैं बताऊं तो मैं एक रेप्लिकेशन फोर्क बना देती हूँ समझाने के लिए, या कहें तो रेप्लिकेशन बबल बना देती हूँ। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन बबल बन गई। ठीक, रेप्लिकेशन बबल बन गया और एक हेलिकेज, ये ओरिजिन साइट था तो एक हेलिकेज यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक, एक हेलिकेज यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ पे ORC जो था रेप्लिकेशन जगह पे ORC तो यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही थी, ये सेल साइकिल की जीवन फेज में हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना, यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल है वो क्या जीवन फेज में होती है, एस के साथ या फिर हेलिकेज की लोडिंग हो गई, यानी हेलिकेज आके बैठ गया। ठीक, हेलिकेज आके बैठ गया। अब एस फेज में क्या होगा, इनिशिएशन होगा। मैंने कहा था ना, जीवन फेज में सेल जो होता है, पूरा सेल जो होती है वो पूरी क्या कहते हैं वो तैयारी कर रही होती है रेप्लिकेशन की। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए जितनी जितनी चीजों की जरूरत है वो सब चीजें जो होती है वो यहाँ पे जीवन फेज में होती है और फिर एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हेलिकेज की लोडिंग, यानी हेलिकेज आके यहाँ बैठ गया है, मतलब हेलिकेज जो है आ गया है, यहाँ तक की जो स्टोरी थी ये पूरी जो थी वो जीवन फेज की थी। लेकिन अभी भी जो ये हेलिकेज है ये अभी भी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए दो और फैक्टर्स आते हैं, एक होता है जिंस और एक होता है CDC45। ठीक है, वो आके जब इससे जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। ठीक है, CMG कॉम्प्लेक्स, जब CMG कॉम्प्लेक्स बनता है तभी हेलिकेज एक्टिवेट होता है। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसको स्टार्ट कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं।
और थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जो है और बेटर समझ में आएँगी और हम उन्हें लर्न करते जाएँगे साथ-साथ, ठीक है? तो आज की यहाँ तक की स्टोरी थी और हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक ओरिजिन साइट होती है, ठीक है? डीएनए में एक ओरिजिन साइट होती है, जो कि क्या होते हैं, एटी रिच रीजन्स होते हैं। उस पर आगे एक इनिशिएटर प्रोटीन आके बैठता है, ठीक है? आपने जो बनाया होगा ये चार्ट आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा, तो आप उसमें मैं जो बोल रही हूँ उसी को देख के क्या करें, रिवाइज करते जाएं। तो सबसे पहले एक डीएनए स्ट्रैंड था जिस पर एप्लीकेशन होना था, उस पर एक ओरिजिन साइट थी जो कि एटी रिच रीजन्स होते हैं, उस पर आके एक इनिशिएटर प्रोटीन बैठा आके। इनिशिएटर प्रोटीन कौन सी थी? ओआरसी यानी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स था। ये अपने साथ एक एटीपी लेके आया और उस ओरिजिन साइट पर आके क्या हुआ, बाइंड हो गया या बैठ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, CDC6 आया। CDC6 क्या, एक लाइसेंसिंग फैक्टर है, ठीक। CDC6 आया जो कि अपने साथ एक एटीपी लेके आया था और वो कहाँ आके बैठ गया, उस ओआरसी पे आके बाइंड हो गया, ठीक। CDC6, फिर इसके बाद CDT1 आता है। CDT1 अपने साथ MCM 227 को लेके आता है। MCM 227 क्या है, ये हेलिकेज है। CDT1 जो है वो सिर्फ CDC6 को ही जानता है, इसीलिए CDC6 पहले आया था, क्योंकि CDT1 सिर्फ CDC6 को जानता है, ठीक है। तो CDT1 जो है वो आके CDC6 पे आके बाइंड हुआ। जब CDT1 CDC6 पे आके बाइंड हुआ तो CDT1 अपने साथ MCM को लेके आता, यानी हेलिकेज को लेके आता, तो हेलिकेज आकर उससे बैठ गया। अब जब दो सब चीजें बैठ गई, यहाँ पे आके ये बाइंड होगी। हाँ ये देखिए, ठीक है, CDT1 अपने साथ MCM को लेके आया था और वो आके CDC6 पे आके बैठ गया और ये एक तरीके से सब आके हेलिकेज को ये ले आए, ठीक। अब हेलिकेज यहाँ पे आ गया, तो CDT1 और CDC6 की तो जरूरत ही नहीं है। तो CDT1 और CDC6 कैसे हटते हैं? सबसे पहले CDC6 जो होता है इसकी एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है तो CDC6 जो होता है वो डिटैच हो जाता है यहाँ से और वो बाहर निकल जाता है। जब CDC6 बाहर निकल गया तो CDT1 तो इसी से अटैच था, तो CDT1 बाहर निकल जाता है और MCM जो है वो ORC के साथ में यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। MCM यहाँ बाइंड हो गया, दो MCM होता है, एक इधर साइड के लिए, एक इधर के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हेलिकेज लोडिंग का काम होगा और ये सारा जो वर्क है ये G1 फेज में हो रहा है, ठीक है। अभी भी ये हेलिकेज जो है ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरीके से ये हेलिकेज एक्टिवेट होता है, ठीक है, और कैसे जो है ये रेप्लिकेशन का जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसका प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो होप सो आपको ये चीज आज जितना मैंने पढ़ाया है ये बात आपको समझ में आई होगी और आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं और हमारे साथ पढ़ते रहें और अपने एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसके आगे हम पढ़ाएंगे और वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार भी दें, सपोर्ट भी करें। थैंक यू।